Very warm greetings to all. So let's start with the uh, chapter 1 force, work, power, and energy tutorial 2. In this, what we are going to learn is something new, what we have done yesterday. After that, we will continue. तो हमने पहले जो पीछे हमने देखा था, तो हम लोग क्या देख चुके थे, हमने फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी के ऊपर हमने सबसे पहले देख लिया था कि फोर्स क्या चीज़ होती है, जिसमें हमने देखा कि फोर्स एक फिज़िकल कॉज है जो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, चेंज साइज कर रहा है, शेप कर रहा है। वो कब कर रहा है? जब बॉडी नॉन रिजिड है और नॉट फ्री टू मूव है। तो हमने देख लिया था नॉन रिजिड बॉडीज़ क्या थी हमारी, जो कि जिसके डिस्टेंस बिटवीन जो पॉइंट्स है वो चेंज नहीं होते, ये हम देख चुके हैं। फिर हमने देखा था कि फोर्स एक और इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, वो है चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो स्टेट ऑफ रेस्ट वो स्टार्ट से स्टॉप कर सकता है। ये सब चीज़ें हमने देखी थी उसके अंदर। एक प्रैक्टिकल मॉडलिंग के साथ, सिमुलेशंस के साथ भी हमने चीज़ देखी थी। इसके लिए भी क्या कंडीशंस हैं, रिजिड बॉडी है और फ्री टू मूव होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये चीज़ हमको क्लियर हो जाती है। ये हम लोगों ने चीज़ें इसमें पढ़ ली थी। फिर इसमें हमने मोशन के बाद हमने देखा था कि कितने टाइप के मोशंस हैं यहाँ पर। तो हमने स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज इन मोशन के बाद ये चीज़ देखी थी। मोशन हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन था और रोटेशनल मोशन था। इस ट्रांसलेशन मोशन में हमने देखा था कि एक तो रिजिड बॉडी होनी चाहिए हमारी, सेकेंड फ्री टू मूव होना चाहिए, एंड ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली मूव करते हैं इन सेम डायरेक्शन। ये हमारा ट्रांसलेशन मोशन आया था। और एक हमारा इसी का एग्जांपल जो आ रहा था ट्रांसलेशन मोशन में, वो लीनियर हो सकता है जिसमें स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट डायरेक्शन में वो जा रहा है, या फिर वो कर्वी लीनियर हो सकता है जिसमें वो पैराबोलिक पाथ ले रहा है। ये हमारा ट्रांसलेशनल मोशन में देख लिया था। फिर हमने देख लिया था एक रोटेशनल मोशन जिसमें रिजिड बॉडी रहनी चाहिए, लेकिन वो पाइवोटेड रहेगी एक पॉइंट पे, यानी एक पॉइंट पे उसका एक डायरेक्शन में लीनियरली वो नहीं मूव कर सकती है, वो सिर्फ टर्न कर सकती है। जब हम फोर्स लगा रहे थे एट पर्टिकुलर पॉइंट तो वो टर्न करती थी। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली थी। दैट्स व्हाट वी हैव सीन। इसी को हम अगर एक बार अपने इसमें देख लें तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि यही चीज़ अगर हम इस प्रोग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारे मोशन अगर मैं इसे स्टिमुलेट करता हूँ, ये देखिए आपको रोटेशन भी दिख रहा है और लीनियर भी दिख रहा है। तो ये सारे मोशन जो थे हमारे, ये हमारे रोटेशन भी दिखा रहे हैं और लीनियर भी दिखा रहे हैं। कैसे लीनियरली मूव कर रही है बॉडी, कैसे रोटेट कर रही है। तो ये चीज़ें हमने कल प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस ट्यूटोरियल में देख ली। तो अब हम काम करते हैं, लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक। अब हम न्यू टॉपिक पर मूव करते हैं। तो न्यू के लिए अब यहाँ पर हम आज क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि जो हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स है ये क्या चीज़ है। हमारे सिलेबस में नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, और इसको हम टर्निंग इफेक्ट भी बोलते हैं और टॉर्क भी बोलते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ये चीज़ देखी थी कि कैसे एक ऑब्जेक्ट जो है वो टर्न करता है जब वो पाइवट हो जाता है, और उस टर्निंग को हम क्या कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो अभी इसके बारे में हम और स्टडी करते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज़ है और टर्निंग इफेक्ट और टॉर्क क्या है, उसको टॉर्क भी कहा जाता है। बेसिकली मूवमेंट ऑफ फोर्स में जो हम स्टडी करेंगे वो कुछ ये पॉइंट्स हैं, लाइक फोर्स, जिसकी डेफिनेशन क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है इसका। ये हमारे पास होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले हम ये चीज़ देखते हैं, फिर हम उसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देख लेंगे, इसकी डायरेक्शन आ जाते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी यूनिट्स आ जाएंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग कि इसकी डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि ये मूवमेंट ऑफ फोर्स किन किन फैक्टर्स पर बेसिकली डिपेंड करता है। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन जिन पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम पहले ये सिमुलेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक अगर मान लीजिए मैं एक मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा मैं एक शेप दे देता हूँ, जस्ट गिव इट अ शेप। मैं इसको एक पर्टिकुलर यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको एक शेप दे दिया, और इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, एक तरफ से मैं पाइवोट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको पाइवोट कर दिया, इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया। अब ये लीनियरली आगे पीछे नहीं जा सकता है, अब ये टर्न कर सकता है इसके रिस्पेक्ट में। तो मैंने यहाँ पर उसको फिक्स कर दिया एक पॉइंट पे, इसका एक डायरेक्शन, एक मूवमेंट मैंने फिक्स कर दिया, इसका टर्निंग मूवमेंट इसको अलाउ दिया। अब मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, चाहे मैं एंड पे कर लूँ चाहे सेंटर में कर लूँ, बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैं उसको अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फोर्स ले लिया, इस फोर्स को मैं यहाँ पर जो है अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने इस बॉडी पे यहाँ पे फोर्स लगा दिया। तो ये एक
मान लीजिए इस बॉडी के सेंटर पे मैंने यहाँ फोर्स लगा दिया। अब सेंटर से ये पाइवट पॉइंट पे डिस्टेंस है, यहाँ पर एक डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैं इसको फोर्स को लगा रहा हूँ। इस फोर्स की मैं एक वैल्यू दे देता हूँ। इस फोर्स को मैंने मान लीजिए वैल्यू दे दी है 0.1, बहुत छोटी सी वैल्यू मैंने इसको दे दी है। इसको मैं जो एक्सीलरेशन दे रहा हूँ वो मैं बोल दे रहा हूँ कि इसका जो एक्सीलरेशन है बहुत छोटा है, थोड़ा है, जिसके कारण जो फोर्स बन रही है वो भी हमारी थोड़ी बन रही है। मैंने इसको थोड़े अमाउंट की फोर्स दे दी है, 0.1 की फोर्स दे दी है। तो अब हम देखते हैं इसको सिमुलेट करके कि ये कितना स्लोली और कैसे घूमे। ठीक है, तो इसको मैं एक सिमुलेट करके देखता हूँ। जैसे मैंने इसको सिमुलेट किया, अब देखेंगे ये बिल्कुल आपका जो है ये सिमुलेशन है ये बहुत धीरे धीरे देखिए टर्न करना शुरू कर रहा है, धीरे 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 टर्न कर रहा है। इसका डायरेक्शन भी देखिए आप कैसे आ रहा है। इसका डायरेक्शन भी हमारा, अगर मैं देखूँ इसका डायरेक्शन भी मेरा क्लॉकवाइज आ रहा है। जैसे घड़ी मूव करती है, घड़ी की सेकंड की स्पीड, तो वैसे ये आपका जो है धीरे 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 मूव कर रहा है अबाउट दिस पाइवोटेड पॉइंट। तो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, टॉर्क आ रहा है। तो ये एक मैंने फोर्स अप्लाई किया है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, और इस फोर्स को मैं डिस्टेंस पे अप्लाई कर रहा हूँ, तब ये इस टाइप से मेरे को मूवमेंट दे रहा है। तो अगर इन दोनों में, पाइवट पॉइंट में और इस फोर्स में कोई डिस्टेंस ना हो तब क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है एक फोर्स लगाने से। तो अब मैं इसकी डायरेक्शन के बारे में मैं आगे और आपसे बात करूँगा। तो अब मैं इसको वापस इसकी पोजीशन पे ले आता हूँ। अब मैं इस फोर्स को चेंज करके देखता हूँ कि अगर इस फोर्स की वैल्यू मैं बढ़ा दूँ तब क्या होगा। तो अब मैं इस 0.1 की जगह इस फोर्स की वैल्यू बढ़ा के मैं 5 कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने इस फोर्स की वैल्यू या 9 कर देता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने बढ़ा दी। अब देखते हैं क्या होगा जब मैं इसको सिमुलेट करूँगा। तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली देखिए फटाफट घूमने लगा, ये फास्ट हो गया, इसका जो मोशन है वो फास्ट हो गया, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा आ गया इसमें। तो ये चीज़ मेरे को दिखने लग गई यहाँ पे कि अगर मैं फोर्स की वैल्यू ज़्यादा कर रहा हूँ तो टर्निंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, वो भी ज़्यादा हो रहा है। यानी जो उसका मूवमेंट है वो भी ज़्यादा हो रहा है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो भी ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि टर्निंग मूवमेंट फोर्स पे डिपेंड करता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स ज़्यादा हो रही तो टर्निंग मूवमेंट भी ज़्यादा हो। तो पहली चीज़ तो हमने ये एक चीज़ समझ ली। सेकंड चीज़ क्या करते हैं, हम इस फोर्स को एक डिस्टेंस दे के देखते हैं कि कितने डिस्टेंस पे अगर मैं इस फोर्स का और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर उसको कम ज़्यादा करूँ तो क्या होगा। अब वो चीज़ चेक करते हैं। जैसे अभी मैंने इसको दिया हुआ है, जो फोर्स मैंने दी हुई है वो तो चलो मैं कांस्टेंट रखता हूँ, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन के हिसाब से मैंने इसे फोर्स दी हुई है, तो मैंने फोर्स जितनी रखी कांस्टेंट रखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस को चेंज करके देखता हूँ। तो अभी इस डिस्टेंस पे हमने देखा कि कितनी तेज़ घूम रहा था, इस डिस्टेंस पे बहुत तेज़ घूम रहा है, फोर्स मेरी वही है, बहुत तेज़ घूम रहा है। अगर ये बीच का डिस्टेंस जो है, इन दोनों का गैप जो है, इसको अगर मैं कम कर दूँ तब क्या होगा। तो मैं काम करता हूँ, जो इसका पॉइंट है इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे एकदम सेंटर में, यहाँ पे इसके साथ बिल्कुल ही मैंने डिस्टेंस ना बराबर बहुत बहुत कम कर दिया, अप्रॉक्सीमेट बहुत थोड़ा सा कर दिया। अब देखते हैं क्या ये उतनी स्पीड से घूमेगा या ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ये देखते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूँ तब क्या हो रहा है, दोनों के बीच का, इसको मैं फोर्स को भी आगे पीछे कर सकता हूँ या फिर मैंने पाइवट पॉइंट का डिस्टेंस कम करके देखा। मेन पर्पस ये है कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखना है कि इन दोनों के डिस्टेंस को कम करने से क्या ये कम होता है टर्निंग मूवमेंट या ज़्यादा होता है। तो अगर अब मैं इसे सिमुलेट करता हूँ तब देखिए बहुत स्लोली घूमने लगा। जो पहले बहुत फास्ट घूम रहा था वो अब धीरे धीरे घूम रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो डिस्टेंस है उससे भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टर्निंग मूवमेंट। तो अगर मैं डिस्टेंस कम कर देता हूँ तो टर्निंग मूवमेंट कम हो जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा कर देता हूँ तो टर्निंग मूवमेंट भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे को दो चीज़ें पता लग गई कि जो मेरा टर्निंग मूवमेंट है वो एक फोर्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टर्निंग और डिस्टेंस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे मेरी एक डेफिनेशन बन जाती है, एक मैग्नीट्यूड निकल जाता है मेरा इसका। वो मैग्नीट्यूड निकल जाता है कि जो मेरा मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो किसके बराबर होगा, जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ बॉडी के ऊपर और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगा रहा हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे है, जो पाइवटेड पॉइंट है या जो लाइन ऑफ एक्शन है या जो एक्सिस है जो पास थ्रू कर रही है पाइवटेड पॉइंट के। तो मेरी पूरी डेफिनेशन इस टाइप से बन जाती है कि इट इज़ नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स or the line of action of force from the pivoted point or the axis passing through the pivoted point. तो मेरा definition बन गया force multiply by perpendicular distance of line of action of force from the pivoted point or axis passing through the pivoted point. तो ये मेरा एक definition यहाँ से मिल गया। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं
कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या चीज़ होगी। तो जब अभी मैं आपके साथ वही डिस्कस कर रहा था यहाँ पे कि डायरेक्शन इसकी हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए कि डायरेक्शन क्या है इसकी। और जब हम यहाँ पर देखिए अभी मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई है, तो मैं ये फोर्स पे जाता हूँ, तो इस फोर्स का अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूँ, अभी जैसे मैंने 9 रखा है, मैं इस फोर्स को अगर यहाँ पर 1 रख लेता हूँ मान लीजिए, तो मैंने 1 फोर्स जब रखी तो ये फोर्स 1 नीचे आ रही है और इसका देखिए ये एरो बन रहा है, ये एरो मेरे को टर्निंग मूवमेंट बता रहा है कि इसका टर्निंग मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। तो इसका टर्निंग मूवमेंट देखिए, ये अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो घूमेगा किस तरफ, ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा, नीचे मतलब ऐसे ऐसे इस पॉइंट की तरफ ऐसे घूमेगा, जैसे मेरा माउस का कर्सर घूम रहा है। तो ये कर्सर का बेसिकली कैसा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी जैसे घड़ी घूमती है हमारी, घड़ी का सेकंड घूमता है, बिल्कुल वैसा घूमेगा, तो इसे हम क्लॉकवाइज बोल देंगे। तो ये डायरेक्शन मेरी क्या हो गई, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। अगर मेरा जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, फोर्स अप्लाई करने के लिए कारण, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। यही अगर मैं अभी जैसे इसको सिमुलेट करते तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। अब इसी को अगर मैं फोर्स को डायरेक्शन फोर्स की चेंज कर दूँ, अगर मैं जैसे मैंने वेट फोर्स लगाया इसकी मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, तो मैं इसको अप साइड कर देता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे अप साइड कर दिया, देखिए अब इसकी फोर्स की डायरेक्शन अप साइड हो गई है। तब ये किस तरफ जाएगा, क्या ये नीचे की तरफ आएगा या अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे घूमता है तो ये डायरेक्शन अगर मैं देखूँ तो इस जो हमारी सुई होती है घड़ी की, जो सेकंड या आवर की होती है, उसके ऑपोजिट घूम रहा है, तो यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। देखते हैं हम इसको, जैसे ही मैंने इसको लगाया देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दिया इसने, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना लग गया। तो यानी कि अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो मुझे उससे क्या मिल रहा है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है, जिसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है मूवमेंट तो हम उसे क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं, जब वो एंटी क्लॉकवाइज में जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि कई बार हमारी जो हम जब कैलकुलेशंस करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं, तो हम इसका एक प्लस और माइनस भी ले लेते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कई बार माइनस ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम प्लस ले लेते हैं। कई बार कई जगहों पे आपको एंटी क्लॉकवाइज माइनस दिखेगा और क्लॉकवाइज प्लस दिखेगा, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। बस हमें ध्यान ये रखना कि जितने भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेंगे वो सारे ही फिर वैसे ही लेंगे, पॉजिटिव ले रहे तो पॉजिटिव ही लेंगे, माइनस ले रहे तो माइनस ही ले रहे। तो ये इस टाइप से हमको लेके चलना पड़ता है। उसको हम आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब भी हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो मुझे 2 टाइप के मूवमेंट्स मिल जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसी और तरीके से भी मिल सकते हैं क्लॉकवाइज और? एक तरीका तो मेरा था कि मैंने जो ये मूवमेंट्स मेरे को मिले, जो डायरेक्शन चेंज हुई बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुई, कि फोर्स किस डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर दूं अगर, तब भी क्या ये पॉसिबल है? भले उसका डायरेक्शन सेम रखूं लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में उसका चेंज कर दूं, क्या ये पॉसिबल है कि तब भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है? चलिए वो भी देखते हैं हम। उसको भी मैं यहाँ से जो बॉक्स है, ये वेट जो है मेरा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं एक इस बॉक्स को जो है मैं थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ। ये बॉक्स मैंने रीसाइज कर दिया। पॉइंट ऑफ जो मेरा ये है, जो मैंने पिन लगाई हुई है, जो मैंने इसको पाइवोट किया हुआ है, इसको मैं सेंटर से पाइवोट कर देता हूँ मान लीजिए। तो इसको मैंने सेंटर से पाइवोट कर दिया। अब मैं इस पर एक फोर्स लगाता हूँ। तो पहले मैं जो फोर्स लगाता हूँ उसकी अब मैंने क्या करना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करना है। पहले मैं क्या चेंज कर रहा था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर रहा था, तो मुझे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल रहे थे। अब देखते हैं क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने से भी मुझे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल सकता है। तो पहले मैं इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करना है। ये मैंने इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर दिया। मान लो फोर्स की क्वांटिटी मैं कांस्टेंट ही रख लेता हूँ, तो मैंने 1 न्यूटन के आसपास फोर्स अप्लाई कर दी यहाँ पर। तो ये 1 न्यूटन की फोर्स मेरी यहाँ लगेगी। इसका डायरेक्शन देखिए किस तरफ है, इस तरफ ही है। तो इसका डायरेक्शन मैं नहीं चेंज करूँगा, मैं सिर्फ इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करूँगा। बॉडी पे अलग अलग जगह इसका पॉइंट लगाऊंगा ताकि वहाँ से देखेंगे कैसा होता है। तो अभी देखिए मैं अगर इस पॉइंट पर फोर्स लगाता हूँ तो मेरे को टर्निंग मूवमेंट कैसा दिखा रहा है। पाइवट पॉइंट ये है, बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ रहा है, तो डेफिनेटली ये टर्न होगा, क्योंकि मैंने इसको एक पॉइंट पे यहाँ पे पाइवट पे फिक्स भी किया हुआ है। एक पॉइंट से एक मूवमेंट इसका फिक्स किया हुआ है, और यहाँ से मेरे को इसका टर्निंग मूवमेंट जो है डायरेक्ट डिस्टेंस होने के कारण फोर्स भी लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है और ये पाइवटेड भी है, तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ टर्निंग मूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये देखिए इसका एरो मेरे को ये बता रहा है इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, यानी ये कैसा डायरेक्शन है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्या घूमेगा हम चेक करते हैं। मैंने सिमुलेट किया, जैसे सिमुलेट किया ये देखिए घूमना शुरू हो गया। तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये मेरे को एंटी क्लॉकवाइज मिलने लग गया। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या मैं
अगर इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दूं, मैं इस फोर्स को यहाँ से उठा के ऊपर कर देता हूँ, तो अब मैंने इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखिए चेंज कर दिया, अब मैंने यहाँ कर दिया इसको, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, तो देखिए इसका मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ये देखिए मूवमेंट किस तरफ आ रहा है, टर्निंग मूवमेंट अब मेरा कैसे हो रहा है, अब मेरा टर्निंग मूवमेंट क्लॉकवाइज होने लग गया। तो मैं इसको चला के देखता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका डायरेक्शन अब ऐसे घूमने लग गया, ये देखिए ऐसे घूमने लग गया, तो इसका जो टर्निंग मोमेंट है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिख रही है वो क्या दिख रही है कि वो मुझे ये पता चलता है कि अगर मैं टर्निंग मोमेंट की बात करूँ या टर्निंग इफेक्ट की बात करूँ या टॉर्क की बात करूँ, तो उसके दो डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ये किस पे डिपेंड करते हैं कि वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। पहला, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो पॉइंट है वो क्या है, जो हमने अभी देखा बॉक्स में, जब हमने नीचे पॉइंट लगाया, जब ऊपर अप्लाई किया तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई थी। सेकेंड चीज, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या चीज़ है, किस तरफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, जब अपवर्ड था तो अलग डायरेक्शन में था, जब डाउनवर्ड था तो अलग डायरेक्शन में था। तो ये हमें दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ऐसी काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं जो आप डे टू डे रूटीन में भी देखते हो। जैसे अगर आप कार लो, कार का स्टीयरिंग लो, तो कार के स्टीयरिंग में आप देखोगे कि हम दोनों चीज़ें कर पाते हैं। अगर हम कार के स्टीयरिंग में डायरेक्शन चेंज करते हैं फोर्स की, तो भी हमारा स्टीयरिंग अलग अलग डायरेक्शन में घूमता है। अगर हम उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करते हैं कि हम ऊपर से स्टीयरिंग पकड़ने की जगह नीचे की तरफ पकड़ते हैं और उसका फोर्स का डायरेक्शन सेम ही रखते हैं, तो भी वो अलग अलग जगहों पे टर्न करता है। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, वो हम आगे भी देखेंगे कैसे लगता है जब एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। तो दैट इज देयर। सो दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये हम यहाँ पर इस चीज़ का लिखते हैं। बाकी फिर हमारा वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है, जिसकी वेक्टर क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड तो मिलता ही मिलता है, क्वांटिटी तो मिलती है, साथ में उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है। तो ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है। तो यहाँ पर मेरे को डायरेक्शन भी मिल रही है और जो मेरी ये है क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड भी इसका एक मेरे पास है। सो दैट इज देयर। डायरेक्शन यूजुअली परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है, जिस प्लेन में फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं। तो दैट इज देयर बेसिकली। ये चीज़ें हम लोगों ने आज देखी हैं। अब अगली बार हम इसका यूनिट्स और एग्जाम्पल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम यहीं इस ट्यूटोरियल को एंड करते हैं एंड आई होप यू हैव लर्नड far more things over here. So let's meet you now in the next tutorial. Till then, thank you for watching. God bless you all. Stay blessed.